भाई गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताऊं कि चैप्टर्स में आपके टोटल चैप्टर्स पढ़ने हैं 18 और 18 में मैंने 9 चैप्टर आपको पढ़ा दिए रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये हाफ ईयरली तक का कोर्स हो गया और अभी हाफ ईयरली की एग्ज़ाम भी होने वाली है। तो कोशिश करेंगे हम कि अब हम रिवीजन में उतर जाए। नहीं तो रिवीजन में आने के लिए भाई सबसे पहले हम आज एक काम करते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन लेसन 1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फिर से पढ़ा दिया जाता है, कोई खास बात है नहीं। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एक बात है कि इसमें हम फूड, एक पहला वर्ड आता है फूड। तो फूड क्या है? तो फूड वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जो ऑल लिविंग थिंग ऑब्टेन करता है। अब आपके मन में होगा कि क्या लिविंग थिंग्स में कौन, एनिमल्स, ह्यूमन या प्लांट? ऑल, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे प्लांट हो, सबको फूड एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी उसे फूड से मिलती है। अब प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। साथ जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन भी है, वो भी अपना भोजन क्या करता है और दूसरों पर डिपेंड होता है। इसलिए एनिमल्स और मैन, इन लोगों को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। अगर आप शाब्दिक अर्थ समझे तो ऑटो मतलब होता है शेल्फ, ट्रॉप मतलब गेटिंग फूड। तो ऐसा अपना फूड अगर शेल्फ बनाता है तो कौन बनाता है? प्लांट बनाता है। और प्लांट बनाता है इसलिए प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। दूसरी ओर एनिमल, ह्यूमन जो हैं ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। अब एक और बात है कि हमारे जो फोरफादर थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज जो थे वो क्या करते थे कि भाई शिकार करते थे। शिकार करने के बाद क्या होता था? जानवरों को मारते थे, मारकर खाते थे। ठीक है, बाद में उन्होंने जब खेती करना सीख लिया तो एक जगह पर सेटल हो गए, है ना। और ऐसा जहाँ तक हिस्ट्री की ओर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे जो फोरफादर थे वो सेटल कहाँ हुए? नदी के किनारे, नहरों के किनारे। क्यों भाई? ताकि उनको इरिगेशन के लिए क्या मिल सके? इरिगेशन के लिए उन्हें वाटर मिल सके। और कम ये आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो ये रिवर का यूज़ करते थे। तो बात करते हैं हम एग्रीकल्चर की। तो प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट एंड रेयरिंग एनिमल फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर का मतलब ऐसा नहीं कि हम खेत में अनाज बो दें, फसल हो गई काट लें, ऐसा नहीं है। ये एक पार्ट है प्लांट को बोना, लेकिन साथ साथ जानवरों को भी पालना और अनाज जो है फूड के लिए, फाइबर के लिए या दूसरे प्रोडक्ट भी प्राप्त करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। प्लांट्स ग्रो ऑन लार्ज स्केल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आर कॉल्ड क्रॉप्स। तो अगर आदमी अपने यूज़ के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर अगर कोई चीज़ प्लांट्स को ग्रो कराता है तो क्या है वो क्रॉप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वो क्रॉप्स कहलाता है। अब ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील विथ सिविलाइजेशन, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील विथ द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। अब हमारे एग्रीकल्चर के जो पार्ट्स हैं जिसमें हम क्या करें? फ्रूट्स उपजाएं, फल उपजाएं, सब्जी उपजाएं या ऑर्नामेंटल फ्लावर उपजाते हैं, तो इसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब एक बात है कि ये क्यों हम इतना ज़्यादा क्यों अनाज उपजाने के चक्कर में रहते हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो दिनों दिन बढ़ते जा रही है। जब आबादी बढ़ते जा रही है तो अनाज का डिमांड बढ़ते जाएगा, क्योंकि भाई जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े, एवरीवन को तो फूड चाहिए, है ना। तो इन द अदर प्रोवाइड फूड इन लार्ज स्केल पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये सारी चीज़ें जरूरी हो गई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजाएं, उसको रेगुलर प्रोडक्शन में रखें, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से करें, ताकि क्या हो सके? ताकि अनाज मेरा ढंग से यूटिलाइज हो सके। अब है क्रॉप्स। Crops can be different types based on the product by yield. Crops which are grown are food is called food crops. तो ऐसे क्रॉप्स जिसको हम खाने के लिए उपजाते हैं। देखिए ऐसे क्रॉप्स दो तरह के होते हैं, एक फॉर फूड और एक फॉर आवर बिजनेस।
तो भाई खाने के लिए कौन सा होगा? राइस होगा, पल्स होगा, वेजिटेबल्स होगा। लेकिन कॉटन, कॉटन क्या है? कैश क्रॉप है। शुगर केन क्या है? कैश क्रॉप है। यानी वो हमारे बिजनेस में शामिल है ना। तो ऐसे क्रॉप्स जो हम, जिसको हम फूड के लिए यूज करते हैं, है ना। अब ग्रोइंग क्रॉप्स में हम देख लें कि सेरेल्स, हमारे जो अनाज है वो है क्या? व्हीट, राइस, माइस, बार्ली, ओट और बाजरा है। पल्स की बात करें हम तो ग्राम, सोयाबीन, पी, लेंटिल, मूंग और अरहर। अब कुछ क्रॉप्स जो होते हैं कॉमर्शियल के यूज पर्पज यूज के, जिसको हम क्या कहते हैं? कैश क्रॉप कहते हैं। फाइबर क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट, रबर, शुगर केन, ये सब क्या है? कैश क्रॉप है। कैश मतलब नगद, क्रॉप्स मतलब अनाज, फसल। तो ऐसी फसल जिससे हमको पैसा मिले भाई, तो ये कौन है? कॉटन, रुई। रुई से हमको, रुई को तो हम खा नहीं सकते, तो रुई से हमें पैसा क्या मिलेगा कि रुई को हम बेचेंगे, ठीक है। जूट भी है, रबर भी है और शुगर केन। ईंख, ईंख तो कितना खाएंगे? 2, 4, 5 खाएंगे, लेकिन इसको बेच देंगे तो इससे क्या बनेगा? शुगर यूज होगा। फ्रूट में पॉम, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, गुआवा और पपाया। वेजिटेबल्स में ओनियन, पोटैटो, स्पिंच, टमाटो, कैबेज, रेडिश और कैलीफ्लावर। स्पाइस मसाले में टर्मरिक, जिंजर, क्लोव, कोरिएंडर, कार्डमम, पीपर, सैफरन। बेवरेज, एक बेवरेज वर्ड आया, ठीक, और सब वर्ड से आप परिचित हैं। बेवरेज का मतलब होता है ऐसा ड्रिंक जो हमें फ्रेशनेस दे, समझ आ रहा है? मतलब हम उसको लेते हैं तो क्या फील करते हैं? फ्रेश। वो है क्या? टी, कॉफी और कोकोआ। शुगर किससे मिलेगा? शुगर केन और बीटरूट से, है ना। अब इसके बाद हम बात करें मेडिसिनल प्लांट। प्लांट ऐसे भी हैं जिससे कि हमको क्या होता है? मेडिसिन मिलता है। तो कौन सा है? मिंट, डेडली नाइटशेड, बेलगोनिया, सिंकोना, इसबगोल, ओपम, पपी, रोजेटिस। फाइबर क्रॉप्स कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हम। टिम्बर क्रॉप्स जिसका हम क्या करते हैं? फर्नीचर के लिए यूज करते हैं, टीक, ओक, महोगनी, शीशम, etc। क्रॉप्स को अगर हम बात करें, देखो ऐसा है कि क्रॉप्स को 3 श्रेणी में बांटा जाता है। वैसे 2 फेमस श्रेणी है, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, और तीसरी है जेड क्रॉप्स। तो जेड क्रॉप्स की चर्चा बहुत थोड़ी सी आपके बुक्स में है। कॉमनली हम रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स की बात करते हैं। तो ऐसा क्रॉप्स जो नवंबर में बोया जाए और अप्रैल में काट लिया जाए। भाई किस में बोया जाए? नवंबर में। और नवंबर में क्या होती है? जाड़ा होती है, तो जाड़े में बोया जाए और गर्मी में काट लिया जाए, इसको रबी क्रॉप्स कहते हैं। और ये क्रॉप्स जो होते हैं जाड़े में, चूंकि बारिश नहीं होती है, सो दे डू नॉट डिपेंड ऑन द रेन, ये बारिश पर डिपेंड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है व्हीट, बार्ली, मस्टर्ड, ग्राम, पी। खरीफ क्रॉप्स वे क्रॉप्स हैं जो जून में बोए जाते हैं और अक्टूबर में काटे जाते हैं, ना। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, ये सब, सितंबर, ये किसका महीना है? तो मानसून का है। इसलिए हम इसको मानसून क्रॉप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मानसून जो ये क्रॉप्स जो होते हैं वो डिपेंड किस पर होते हैं? मानसून पर है। और मानसून का समझते हैं आप? वर्षा ऋतु। इसमें आते कौन कौन से? राइस, माइज, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट, etc। अब एक जेड क्रॉप्स जो होती है, ये क्रॉप्स जो होते हैं मार्च और जून में ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आता है वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब एक बात है कि हम लोग वर्ड कहते हैं खेती करना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इतनी आसान नहीं है। जब हम बोलते हैं अरे खेती कर देते हैं, तो खेती करना इट इज राइट वर्ड, लेकिन इसके लिए हमें कई तरीके से, जो हम साइंटिफिक तरीके से खेती करते हैं, उसका सबसे पहले है सॉइल प्रिपरेशन। तो सॉइल प्रिपरेशन में क्या होता है कि हम अनाज को, हम सॉइल को लेते हैं और लेने के बाद क्या करते हैं? उसकी टेस्टिंग कराते हैं कि इट इज़ अल्केलाइन या बेसिक, है ना। तो ये बेसिक है, अल्कल या एसिटिक है, तो हम उसके साथ उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद ये हम पता करते हैं, हमारे साइंटिफिक तरीके से पता करते हैं कि दैट क्रॉप इज फिट फॉर विच, सॉरी, दैट सॉइल इज फिट फॉर विच क्रॉप। उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉप्स को सेटल करते हैं। अब उसके बाद है कि फसल, उसके बाद आम जमीन जो होती है उसको हम सबसे पहला काम करते हैं प्लकिंग। तो प्लकिंग इज डन लूसन एंड टर्न द सॉइल, प्रोवाइड एरेशन। अब ऐसा होता है कि खेत की मिट्टी तो बैठ जाती है, बिल्कुल मैंने हार्ड हो जाती है, टाइटली हो जाती है, तो हम उसको प्लकिंग करते हैं। जब प्लकिंग करते हैं तो मिट्टी क्या होती है? फुल्फी हो जाती है ना। उसमें क्या आ जाता है? एयर आ जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट आ जाता है। और आई थिंक अगर आप गांव में गए कहीं
और आपको खेत में जाने का मौका मिले, खासतौर पर जुते हुए खेत में, और आप जब जाएंगे तो आप विश्वास नहीं होगा आपको, आपके घुटनों तक मिट्टी में धंस जाएंगे, इतना फुलफिल हो जाता है ना। अब एक बात है, एडवांटेज ऑफ प्लकिंग क्या है भाई, क्या फ़ायदा है, एडवांटेज है। तो इससे प्लकिंग से क्या होता है कि सॉइल लूज हो जाती है, उसमें इजी रूट्स होते हैं जो प्लांट्स से ग्रो करते हैं। प्लकिंग से जो एयर आ जाती है जिसके कारण, और फर्टिलाइज़र भी होता है, फर्टिलाइज़र भी मिक्सअप अच्छे ढंग से हो जाता है। यह जो हम मैन्योर, खासतौर पर हम मैन्योर का यूज़ करते हैं ना, जो गोबर, सड़े हुए गोबर या जो हमारे कंपोस्ट हैं उसका हम यूज़ करते हैं, तो भी अच्छी तरह मिक्सअप हो जाता है। और ये जो ह्यूमस होता है खासतौर पर, जो कि प्लांट्स, जैसे प्लांट्स हो गया तो प्लांट्स के बाद क्या होता है, वो उसके पत्ते सड़ गए और सड़ गए, मिक्सअप हो, तो भी क्या होता है प्लकिंग से वो सब मिक्स हो जाते हैं। इट हेल्प टू रिमूव बोलता है अनडिज़रेबल प्लांट्स कल्विट्स। हाँ भैया, और बाजू की खेत है तो खेत में क्या होगा, बहुत सारे तो अनवांटेड क्रॉप्स हो जाएंगे, अनवांटेड क्रॉप्स हो जाएंगे, तो क्या होगा, उसका हमारी फसल को नुकसान करता है। तो जैसे ही हम प्लकिंग करते हैं तो ये क्या होंगे, ये विड्स खत्म हो जाते हैं। इट हेल्प टू, ठीक है, इट हेल्प टू द सॉइल रिमेनिंग मॉइस्चर एंड लूज लॉन्गर ड्यूरेशन। तो इसी कारण सॉइल में जो मॉइस्चरनेस होती है, नमी होती है, वो काफ़ी समय तक है। अब दूसरी बात है लेवलिंग, तो भाई खेत को हम लेवलिंग कर देते हैं। अब ऐसा है कि खेत जब जोता जाता है, प्लगिंग किया जाता है, तो बहुत बड़े बड़े क्रम्स होते हैं, ढेले बोलचाल में हम लोग उसको ढेला बोलते हैं ना, तो वो उठते हैं, और जब लेवलिंग करते हैं तो वो सब डस्ट वो अच्छे तरह से मिक्सअप हो जाते हैं ना। तो ये आपको क्या कर सकते हैं कि आफ्टर द प्लकिंग वी यूज लेवलर, एंड उससे क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ क्रम्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं ना। और लेवलर्स होते हैं खासतौर पर, अब तो वो स्टील के आ गए हैं, आयरन के आ गए हैं, पहले तो वुड के लेवलर का यूज़ करते थे। अब हम बात करते हैं कि लेवलर का यूज़ एडवांटेज क्या है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर्स, तो इससे क्या होता है कि वाटर और फर्टिलाइजर भी सही ढंग से यूनिफॉर्म तरीके से हो जाता है। रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर, ये मॉइस्चर जो होती है वो उसका लॉस कम होता है। रिड्यूस सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन भी क्या होता है, ये भी कम होता है। तो वही आज इतना ही करें, क्योंकि देखने का टाइम जो हमें ऑफिशियल मिला है वो तो कम है, हो रहा है, ठीक है, 12-15 मिनट का वीडियो का ऑर्डर हुआ है, क्योंकि और भी लोग पढ़ाते हैं, है ना। तो आज इतना ही मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं कल चर्चा करूँगा सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ द शेड, ठीक है, टॉपिक 2। तो आज के लिए बस इतना है। सुप्रभात। आज क्लास 8 में हमारा राष्ट्रीय ध्वज पढ़ाई हो रहा था, उसको आगे लेके चलते हैं। कलकत्ता का झंडा हम लोग पढ़ रहे थे कल, कि कलकत्ता का झंडा जो था 7 अगस्त 1906 को बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के वार्षिक दिवस पर कलकत्ता के पारसी मैदान में एक झंडा फहराया गया था, जिसे कई लोग पहला राष्ट्रीय ध्वज भी मानते हैं। यह झंडा जो था तिरंगा था। ऊपर की हरी पट्टी पर भारत के तत्कालीन 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते 8 कमल, बीच की पीली पट्टी पर हिंदू और मुसलमान समुदायों के प्रतीक के रूप में सूर्य और चंद्र अंकित थे। झंडे की रूपरेखा श्री सचिंद्रनाथ बोस तथा श्री सुकुमार मित्र ने बनाई थी। यह झंडा जो है सन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भी फहराया गया। बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन के दौरान यह झंडा जो है बहुत लोकप्रिय हो गया, लेकिन सन 1912 में विभाजन रद्द हो जाने पर इसका उपयोग कम होते होते समाप्त हो गया। अब है इसके बाद मैडम कामा का झंडा। भारत के राष्ट्रीय झंडे के इतिहास में मैडम कामा का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह उन स्वतंत्रता सेनानियों में से थीं जिन्होंने विदेश में रहकर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति प्रदान की। विदेशी भूमि पर भारत का झंडा फहराने वाली वह प्रथम भारतीय थी। मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट
नगर में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में विभिन्न देशों के हजारों प्रतिनिधियों के सामने हरे, सुनहरे और लाल रंगों वाला झंडा फहराया और सारे संसार के स्वाधीनता प्रेमियों से अपील की कि वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सहयोग दें। मैडम कामा का यह झंडा देखने में करीब करीब कलकत्ता झंडे के जैसा ही था। ऊपर हरे रंग की पट्टी पर 8 कमल अंकित थे। बीच में सुनहरी पट्टी पर देवनागरी में वंदे मातरम अंकित था। झंडे की रूपरेखा मैडम कामा ने अपने सहयोगी वीर सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर बनाई थी। झंडा बंगाल के एक क्रांतिकारी युवक हेमचंद्र दास कानूनगो ने तैयार किया था। इसके बाद आता है गद्दर पार्टी का झंडा। अमेरिका में स्थापित गद्दर पार्टी ने भी एक झंडा बनाया। इसमें ऊपर हरी, बीच में पीली और नीचे लाल धारियां थी। बीच में प्रतीक के रूप में एक सुंदर, एक दूसरे पर आड़ी तिरछी 2 तलवारें बनी हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम के शुरू के दिनों में अमेरिका, जर्मनी और मेसोपोटामिया में इस झंडे का खूब उपयोग हुआ। इसके बाद होम रूल का झंडा। होम रूल लीग के 2 अग्रगण्य नेताओं ने बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट ने एक नए झंडे की रूपरेखा तैयार की। इसमें बारी बारी से 5 लाल और 4 हरी समतल पट्टियां थीं, जिस पर 7 तारे बने थे। इसके बाईं ओर के ऊपरी चौथाई हिस्से में यूनियन जैक तथा दाहिनी ओर अर्धचंद्र एवं सूर्य अंकित थे। सन 1917 ईस्वी में डॉक्टर एनी बेसेंट की अध्यक्षता में संपन्न कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह झंडा फहराया गया। होम रूल आंदोलन के दौरान यह झंडा जो है लोकप्रिय हुआ, पर इस आंदोलन के साथ यह लुप्त भी हो गया। अब इसके बाद कांग्रेस का पहला झंडा। कांग्रेस का पहला झंडा सन 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस समिति की वार्षिक बैठक में फहराया गया। इसकी रूपरेखा बहुत सोच विचार के बाद स्वयं गांधी जी ने बनाई थी और झंडे को आंध्र प्रदेश के एक युवक श्री पिंगले वेंकैया ने तैयार किया था। इस झंडे में तीनों रंगों की पट्टियां थीं। सबसे ऊपर अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती सफ़ेद पट्टी, उसके नीचे इस्लाम की हरी पट्टी और सबसे नीचे हिंदुओं की लाल पट्टी। इन तीनों पट्टियों को ढकता हुआ एक बड़ा सा चरखा था, जो कि देश को आत्मनिर्भरता का प्रतीक चिन्ह था। मामूली खादी के कपड़े से बना यह झंडा नगर नगर, गांव गांव, छोटे बड़े निजी मकानों पर फहराता दिखाई देने लगा। यह झंडा जो है बहुत जल्दी ही देश की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। 18 मार्च से 18 अगस्त तक 1923 तक जबलपुर की एक रैली में तिरंगा जब्त किए जाने के विरोध में देश में एक जोरदार झंडा सत्याग्रह हुआ, जिसने सिद्ध कर दिया कि जाति एवं धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर हर भारतवासी जो है तिरंगे की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार है। सन 1924 में श्री श्यामलाल गुप्त ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना की, जिसे उसी वर्ष कानपुर कांग्रेस में पहली बार गाया गया था। सन 1924 से 1930 के बीच तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम का अग्रगणी नेता बना रहा। सन 1927 में साइमन वापस जाओ के नारे इसी के नेतृत्व में लगे। सन 1930 का नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सन 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। सारे आंदोलन इस झंडे के नीचे शुरू किए गए। इसके बाद झंडा समिति। यद्यपि तिरंगा सन 1930 तक बहुत लोकप्रिय हो चुका था, फिर भी कुछ लोग तीनों रंगों की सांप्रदायिक आधार पर की जाने वाली व्याख्या से असंतुष्ट थे। कुछ हिंदुओं का मानना था कि झंडे में भगवे रंग को स्थान मिलना चाहिए।
जबकि कुछ सिख इसमें पीला रंग शामिल करवाने के पक्ष में थे। इस असंतोष को देखते हुए 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक झंडा समिति नियुक्त की गई। इसके सदस्य थे डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, जो संयोजक थे। संयोजक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मास्टर तारा सिंह, डॉक्टर NS हार्डिकर और DB कालेलकर इस समिति के सदस्य थे। इस समिति ने सुझाया कि झंडे का कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं होना चाहिए। विचार विमर्श के बाद एक नया झंडा तैयार किया गया। इसकी सतह भगवे रंग की थी और बाईं ओर के ऊपरी चौथाई हिस्से में नीले रंग में चरखा अंकित था। लेकिन कांग्रेस ने यह डिजाइन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तिरंगा तब तक इतना लोकप्रिय हो चुका था कि उसमें सिर्फ छोटे मोटे बदलाव करना ही उचित समझा गया। कांग्रेस के सन 1931 के बम्बई अधिवेशन में तिरंगे की एक नई रूपरेखा स्वीकृत की गई, जिसमें रंगों का कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। ऊपर साहस और त्याग के प्रतीक के रूप में भगवे रंग की पट्टी, बीच में शांति एवं सत्य की प्रतीक सफ़ेद पट्टी और नीचे आस्था एवं शौर्य की प्रतीक हरी पट्टी। सफ़ेद पट्टी पर गहरे नीले रंग में चरखा अंकित था, जो जनता की आशा का प्रतिनिधि था। 30 अगस्त 1931 को देश भर में यह झंडा फहराकर झंडा दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम की शेष लड़ाई इसी झंडे के नीचे लड़ी गई। 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने बम्बई के गोलिया टैंक मैदान में यही झंडा फहराया था। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने बर्लिन वास के समय भारतीय युद्धबंदियों को लेकर भारतीय सेना का गठन किया था। इसके लिए उन्होंने लाल, सफ़ेद और हरे रंग से बने तिरंगे को अपनाया था, जिसकी बीच की सफ़ेद पट्टी पर उछलने की मुद्रा में शेर अंकित था। लेकिन आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने के बाद नेताजी ने कांग्रेसी तिरंगे को ही अपना अस्थायी सरकार का झंडा बनाया। इसके बाद स्वतंत्र भारत का तिरंगा। इतना कुछ होने के बाद तब 27 जून 1947 को स्वतंत्र भारत के झंडे के विषय में सुझाव देने के लिए एक अस्थायी समिति गठित की गई। समिति ने विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया कि कांग्रेसी तिरंगे में कुछ परिवर्तन किया जाए, ताकि यह सभी दलों एवं संप्रदायों को स्वीकार हो। झंडे के ऊपरी भाग में केसरिया पट्टी, बीच में सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच अशोक के सारनाथ स्तंभ के चक्र की हूबहू प्रतिकृति गहरे नीले रंग में बनी हो। झंडे में सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी हो। झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3/2 रखा गया। यह 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। झंडे के रंगों का कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। केसरी रंग त्याग का प्रतीक है, सफ़ेद सत्य का तथा हरा रंग भूमि की हरियाली का, अशोक चक्र में धर्म के नियमों, गतिशीलता का एवं शांतिपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है, यही माना गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को प्रातःकाल वायसराय भवन राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद 31 तोपों की सलामी के बीच काउंसिल हाउस की मध्यवर्ती गुंबद पर स्वतंत्र भारत का झंडा पहली बार फहराया गया। साथ ही ग्रेट प्लेस, अब विजय चौक के जो नाम से जाना जाता है, तथा नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक पर फहरा रहे यूनियन जैक झुका दिए गए और वहां तिरंगा फहराया गया। आज भी प्रतिदिन सूर्योदय के समय नॉर्थ ब्लॉक एवं साउथ ब्लॉक पर 2-2 तिरंगे फहराए जाते हैं, जिन्हें सूर्योदय होने पर उतार लिया जाता है। लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे फहराया। अगले वर्ष यानी 1948 से यहाँ प्रति वर्ष 15 अगस्त को झंडा फहराया जाने लगा। तो ये इसके लेखक थे ले कमांडर KB सिंह की पुस्तक हमारा राष्ट्रीय ध्वज पर आधारित था।
ये आपकी कहानी जो है कंप्लीट हो गई। अब आगे आप लोगों को सिलेबस के अनुसार आप लोग का 2 लेसन और है। 6, 7 पढ़ना ही नहीं है, फिर इधर 12, 13 नहीं पढ़ना है, 2 लेसन और पढ़ना है, 14 और 15। तो 2 लेसन की पढ़ाई और हो जाएगी, तब आप लोग का फर्स्ट एसे का जो सिलेबस है वह कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से।